तो अब हम कॉलम में बाइएक्सियल बेंडिंग वाला पार्ट देख रहे हैं। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का जो बड़ा, वो बात की थी उस दिन, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का जो बड़ा क्वेश्चन है वो कन्वेंशनल बैच में ही देखते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट पूछ सकता है बाइएक्सियल बेंडिंग वाला पोर्शन, वो अब कॉलम में हम देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो बाइएक्सियल बेंडिंग इन कॉलम। तो जितने भी कॉलम के क्वेश्चन आए हैं आपके ईएस के ऑब्जेक्टिव में, 70 से 80% क्वेश्चन जो आए हैं कॉलम के वो बाइएक्सियल बेंडिंग का पार्ट ही, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वही देख रहे हैं। सो हेडिंग दे दो बाइएक्सियल बेंडिंग इन कॉलम। नाम से क्लियर हो रहा है, बाइएक्सियल बेंडिंग मतलब दो डायरेक्शन से बेंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम का बात करें, जैसे मान लो ये कॉलम दिया है ऐसे, इस तरह से यही कॉलम है, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये विड्थ है और ये डेप्थ है। तो मान लो फिगर बनाया ऐसे, तो ये क्रॉस सेक्शन है, सो ये लेंथ दैट मान लो पी क्यू, और ये जो आर एस सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं ऐसे। तो ये कॉलम दिया ऐसे विजुलाइज करो, तो ये इसका विड्थ है बी और ये डेप्थ है डी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया बी इंटू डी, और लेंथ कॉलम का एल दिया है ऐसे मान लो। तो पी लोड लगा रहे हैं, मान लो पी लोड आपका यहाँ पे ऐसे लगा है इस तरह, ये पी लोड लगाया है, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ई एक्स और यहाँ से डिस्टेंस जो है ई वाई, ऐसा दिया हुआ। मतलब विजुलाइज करो, यही कॉलम है ऐसे, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ है। तो एक्स वाई डायरेक्शन में हो गया लेंथ, एक्स डायरेक्शन में हो गया विड्थ, और जेड डायरेक्शन में आपका डेप्थ। तो ये क्रॉस सेक्शन होगा ऐसे, तो ये एक्स से जा रही है, ये पी क्यू लाइन है और ये आर एस लाइन है ऐसे, इस तरह से। और लोड कहाँ विजुलाइज करो, लोड आपका ये यहाँ पे लगा है ऐसे कहीं पे, ये लोड लगा है, यहाँ दिखाया पी। तो ये यहाँ से ई एक्स डिस्टेंस है और ये ई वाई, लोड ऐसे लगा है। तो टॉप विजुलाइज करो, फ्रंट से देखोगे वहां पे, तो लोड आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे लगा हुआ है। बोर्ड में तो ऐसे ही बनेगा फिगर। तो ये लोड जो लगा है पी ऐसे, ये ई एक्स डिस्टेंस और ई वाई डिस्टेंस पे ऐसे आ रहा है। तो बीम में जैसे था, बीम में क्या ब्रैकेट रिमूव किया आपने और फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर कर दिया। तो ये फोर्स के इस बार दो डिस्टेंस मिल रहा है ई एक्स ई वाई, तो ये दोनों बेंडिंग ट्विस्टिंग जो भी देगा हम चेक करेंगे, हमें नहीं मालूम बेंडिंग है ट्विस्टिंग, हम चेक करेंगे। सो अब देखना जरा एक मिनट, यहाँ पे हमने ऐसे यूज किया था जब बीम बेंडिंग से पढ़ा था हमने। तो जैसे मान लो ये बीम दिया हुआ है, बीम आपका ऐसे दिया, यहाँ मूवमेंट लग रहा है आपका एम, कैसे मूवमेंट लगाया, इससे क्या हुआ, बीम आपका ऐसे बेंड कर गया था। सैगिंग शेप है, बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन। कैसे चेक किया, देखो जरा, यहाँ कट किया आपने क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ बॉटम पे टेंशन आया था, टेंसाइल स्ट्रेस, और टॉप पे कंप्रेशन। तो यहाँ दिखाया ऐसे क्रॉस सेक्शन, ये एम मूवमेंट लगाया था, ये क्रॉस सेक्शन है ऐसे, तो ये एम मूवमेंट अप्लाई किया था। तो ये एक्स एक्स सेक्शन कट किया, यहाँ तो एम था, ये एक्सटर्नल मूवमेंट लगाया ऐसे। और स्ट्रेस के लिए क्या, बीच में कहीं चेक करते हैं, तो बीच में कट किया, तो यहाँ रजिस्टिंग मूवमेंट दिखाया था आपने ऐसे एम आर, तो बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन, इस तरह से था। देखो विजुलाइज करो जरा, यही मान लो बीम दिया है, यहाँ एम लगा है, यहाँ एम लगा हुआ है, तो ये एम लगा है ऐसे एक्सटर्नल मूवमेंट। तो आपने क्या किया, बीच में कट किया, एम आर आया, बीम ऐसे बेंड कर रहा है इस तरह से, तो बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन इस तरह से बना था। तो अब यही चेक कर रहे हैं, देखो इसको हम, ये तो हमको मालूम चल गया बीम ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे चेक कर लिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली थंब रूल से चेक करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो जरा, एम लगा हुआ है, ये जो एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे चेक करें, देखना जरा, ये एम आपका ऐसे लगा है, थंब को ध्यान दो, थंब को, ये क्रॉस सेक्शन है, लॉन्ग एक्सिस कैसे जा रहा है आपका, लॉन्ग एक्सिस आपका ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो ये मूवमेंट आपका ऐसे लगा, थंब को ध्यान दो, थंब ऐसे है इस तरफ। अब आपने कट कैसे किया, यहाँ बीच में कट किया एक्सिस सेक्शन, तो ये देखो थंब को ध्यान दो, थंब ऐसे था। स्ट्रेस के लिए क्या, स्ट्रेस रजिस्टिंग होता है, उल्टा कर देते हैं। थंब को ध्यान दो, थंब को ऐसे उल्टा कर दिया एक्स एक्स सेक्शन पर, तो थंब ऐसे जा रहा है। तो जो थंब है वही न्यूट्रल एक्सिस है, क्रॉस सेक्शन था, विजुलाइज करो, यही न्यूट्रल आपके से था, जेड जेड ऐसे ऐसे आता है, तभी बी डी क्यू बाई 12 लगता है। तो ये बिल्कुल बेंडिंग में जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट किया था, ये एम लगा ऐसे, थंब ऐसे था, स्ट्रेस के लिए सेक्शन कट किया, थंब को उल्टा कर दो। थंब कैसा है, लॉन्ग लॉन्ग ऐसे कैसे जाएगा, लॉन्ग ऐसे कैसे जा रहा है बीम में, थंब कैसा, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, बेंडिंग है। और थंब देखो ऐसे, थंब जो है वही न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस जेड जेड,
और थंब आपका ऐसे गया, यहाँ मूवमेंट, ये मान लो आपने सेक्शन कट किया एक्स एक्स, ये जो दिखाया है वो वाला पार्ट है, विजुलाइज करो, ये ऐसे लगा, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, जो थंब है वही न्यूट्रल एक्सिस है, जहां फिंगर गया, फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन, नीचे टेंशन, तो वही देखो जरा, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो ऐसे शेप चेंज हुआ है, इससे मालूम चल गया नीचे बेंड, नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन है, लेकिन ऐसे मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। देख लो फिर से, यहाँ मूवमेंट ऐसे लगा, थंब को ध्यान दो, राइट हैंड थंब कैसा लॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर है, बेंडिंग है। स्ट्रेस के लिए क्या किया, जब भी स्ट्रेस निकालना है थंब को उल्टा कर दिया, जो थंब है वही न्यूट्रल एक्सिस है, क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस आपका ऐसे जेड जेड, क्यों, थंब आपका ऐसे जा रहा है, और जहां फिंगर गया वहां कंप्रेशन, अपोजिट टेंशन, तो सिंपल एफ इंटू डी या मूवमेंट जो भी होगा उसे डायरेक्ट चेक कर लें, स्ट्रेस जब निकालना होगा थंब को उल्टा कर देंगे, जहां फिंगर गया कंप्रेशन, अपोजिट टेंशन, यहाँ चेक कर लें, तो ये एक तरीका बन गया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से फाइंड आउट कर लें। तो देखो जरा, और जब आपको डाउट लगे इसे चेक कर लेंगे, अब वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये पी लोड लगा है यहाँ पे, विजुलाइज करो, ये पी, यही ये दिया, ये कॉलम है ऐसे, ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, ये क्रॉस सेक्शन, यहाँ कहीं लोड लग रहा है, तो एक बार पी इंटू ई एक्स चेक करेंगे, पी इंटू ई वाई से, विजुलाइज करो, ये कॉलम, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका लॉन्ग एक्सिस कैसे जा रहा है, लॉन्ग, ये लॉन्ग एक्सिस है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो एक बार पी इंटू ई एक्स के लिए देख रहे हैं, कैसे चेक करते हैं, या तो मूवमेंट डायरेक्ट दिया हो, या फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स में क्या, फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया और डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, वहां चेक कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, पी लोड की तरफ राइट हैंड रखा है ऐसे, और डिस्टेंस कौन सा, ई एक्स की बात कर रहे हैं अभी, ई एक्स के लिए तरफ फिंगर रोटेट कर दिया ऐसे, इस तरह थंब ऐसे जा रहा है, विजुलाइज करो, पी की तरफ राइट हैंड रखा और ई एक्स की तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब ऐसे, जो थंब है वही न्यूट्रल एक्सिस है, स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, थंब को उल्टा कर देंगे, वहां चेक कर लेंगे। तो देखो जरा, पहले तो क्या, जैसे बीम में होता है, बीम में क्या किया, ब्रैकेट रिमूव किया, फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ फोर्स लगा है तो पहले यहाँ सेंट्रॉइड ट्रांसफर कर दिया, तो जब पी पे ट्रांसफर हुआ, साथ साथ पी इंटू ई एक्स का मूवमेंट और पी एक्स इंटू ई वाई का, अब बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है वो सब चेक करेंगे। तो पहले फोर्स, जैसे फोर्स ट्रांसफर कर दिया, फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर, दो, अब इस बार दो मोमेंट आ रहे हैं, इसलिए बाई एक्सिल बेंडिंग है, एक बार पी इंटू ई एक्स से और पी इंटू ई वाई से, लेकिन मान लो हमको इंटरव्यू पूछ ले कि बेंडिंग जो टॉर्शन में तो हो सकता है, तो हमको नहीं मालूम, चेक करेंगे, दो मोमेंट है, चेक करेंगे कौन कौन से। तो पहले तो पी फोर्स ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, उससे क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा, ये मालूम है, तो वही चेक कर ले, वो लिख दे। देखो जरा, पहला पार्ट क्या, पी लोड से, तो क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, ऐसे इस तरह से यहाँ दिखाया है ऐसे, तो ये क्या, पी, ये सिग्मा 1, ये क्या हो गया, पी डिवाइड बाई बी इंटू डी, तो क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसे बना। फिर देखो जरा, पी इंटू ई एक्स से चेक कर रहे हैं, पी फोर्स, पी इंटू ई एक्स, पी फोर्स के राइट हैंड रखा, ई एक्स की तरफ फिंगर रोटेट किया, विजुलाइज करो, पी फोर्स के राइट हैंड रखा, ई एक्स की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब ऐसे है, स्ट्रेस के लिए क्या करें, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, अब यहाँ देखा था, स्ट्रेस के लिए क्या किया, थंब को उल्टा कर दिया, पी इंटू ई एक्स, थंब को ध्यान दो खाली, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, तो जो थंब है वो न्यूट्रल एक्सिस है, या तो पी क्यू होगा न्यूट्रल एक्सिस, या आर एस होगा, कोई एक होगा, चेक करो जरा, पी इंटू ई एक्स की बात कर रहे हैं, थंब ऐसे, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, तो ये थंब क्या है, पी क्यू है कि आर एस है, पी क्यू है, तो पी क्यू क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। अब फिंगर देखो कहाँ जा रहा है, अब देखो विजुलाइज करो, न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, दो पार्ट डिवाइड कर दिया, ये जो क्या पी क्यू आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, फिंगर कहाँ जा रहा है, एस की तरफ जा रहा है, तो एस क्या हो गया, कंप्रेशन, और आर क्या हो गया, टेंशन। फिर से देख लो, पी फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा, ई की तरफ फिंगर रोटेट कर दिया ऐसे, थंब बता दे, थंब क्या, थंब या तो पी क्यू में होगा या आर एस में होगा, कहाँ थंब है, पी क्यू में, पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस, तो पी इंटू ई एक्स, थंब जो है, थंब कौन सा है, पी क्यू है, पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस, ये तो हो गया एक्सटर्नल लोडिंग, स्ट्रेस के लिए क्या, थंब को उल्टा कर दिया, जहां फिंगर के, फिंगर कहाँ जा रहा है, एस पे जा रहा है, तो एस क्या हो गया, कंप्रेशन, पी आर क्या हो गया, टेंशन, पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू 0 हो गई। और जब डाउट लगे इसमें चेक कर लो कैसे किया था, यहाँ सिंपल सेम वैसे किया था, एम मूवमेंट लगा था ऐसे, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, यहाँ फिंगर गया कंप्रेशन, अपोजिट टेंशन, यहाँ चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैसे हुआ है, सेम आया, पी इंटू ई एक्स, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, फिंगर कहाँ जा रहा है, एस पे, तो एस कंप्रेशन, आर टेंशन, पी की न्यूट्रल एक्सिस 0 वैल्यू, तो एस कंप्रेशन, आर टेंशन, तो यहाँ बना है, तो एस पे कंप्रेशन, आर पे टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेस है तो आधा टेंशन आधा कंप्रेशन, तो इस बार क्या है, एस पे कंप्रेशन, एस पॉइंट यहाँ हो गया, आर टेंशन ऐसे आ गया, और पी, अब पी आर, एस कंप्रेशन, आर टेंशन, दैट पी की न्यूट्रल एक्सिस, पी की न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ इस केस में क्या है, पी क्यू क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, तो पी एन क्यू कहाँ पे आ गए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो ये किसके लिए, पी इंटू ई एक्स के लिए, यहाँ चेक किया, तो यहाँ बना है, देखो जरा, स्ट्रेस लिखे हैं, सिग्मा 2 क्या है, एम वाई अपॉन आई,
एम मूवमेंट कौन सा है, एम आपका मूवमेंट पी इंटू ई एक्स है, तो यहाँ लिख दो पी इंटू ई एक्स, वाई अपॉन आई। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस आपका ऐसे बन रहा है, इस तरह से आ रहा है पी एंड क्यू वाला, ये पी की न्यूट्रल एक्सिस था। तो देखो वाई क्या होता है, डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस जहां निकालना है, तो हमको चाहिए कहाँ, मैक्सिमम चाहिए, ये बात कर रहे हैं। तो आर ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, बी बाई टू, यहां से बी बाई टू। आई न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है आपका, पी क्यू है, न्यूट्रल एक्सिस को कट करता है उसका क्यूब ले लेते हैं, किसका क्यूब ले लेंगे, बी का, बॉम्बे क्यूब बाई 12। वहां बेंडिंग में ही करते थे एम वाई अपॉन आई में, थंब ऐसे गया, न्यूट्रल एक्सिस किसे कट करता था, ये डी को, तो डी क्यूब बाई 12। या न्यूट्रल एक्सिस किसको कट कर रहा है, बी को, तो बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12। तो यहाँ आई क्या हो जाएगा, दैट डी इंटू दैट बी क्यूब बाई 12 इस वाला, ऐसे लिखा, सिग्मा 2 आ गया। पी इंटू ई एक्स से आ गया, सेम ऐसे पी इंटू ई वाई चेक कर ले, आधा टेंशन आधा कंप्रेशन, तो यहाँ पे आधा टेंशन आधा कंप्रेशन, ऐसे लिया। तो ये न्यूट्रल एक्सिस थे पी इंटू ई वाई से। इस बार क्या देखो जरा, पी इंटू ई वाई को चेक कर रहे हैं, तो पी इंटू ई वाई को चेक कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है पी की तरफ राइट हैंड रखा, ई वाई डिस्टेंस की फिंगर रोटेट कर दिया, थंब ऐसे जा रहा, पी इंटू ई वाई, थंब ऐसे जा रहा है, क्या है थंब, थंब कौन सा, ये पी क्यू है कि आर एस है, इस बार आर एस है। स्ट्रेस के लिए क्या करें, उल्टा कर दो थंब को, ये ध्यान रखना है, पहले पी इंटू थंब मिल गया, स्ट्रेस के लिए रजिस्टिंग होता है, उल्टा कर दिया थंब को। जब डाउट लगा आपने इसमें चेक कर लिया, यहाँ कैसे लिया था, यहाँ कैसे किया आपने, एम मूवमेंट ऐसे लगा, एक्शनल लोडिंग स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, जहां फिंगर गया कंप्रेशन अपोजिट टेंशन, क्यों, स्ट्रेस रजिस्टिंग से निकालेंगे, यहाँ चेक कर लिया। तो वही सेम यहाँ पर पी इंटू ई वाई, देखो ध्यान से, पी फोर्स ई वाई की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब ऐसे आ गया, तो ये क्या है, आर एस है। स्ट्रेस के लिए क्या किया, थंब को उल्टा कर दिया, जहां फिंगर गया कंप्रेशन कहाँ जा रहा है, क्यू पे जा रहा है, क्यू पे कंप्रेशन पी पे टेंशन, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू पे कंप्रेशन और पी पे टेंशन, ऐसे लिखा। और इसमें क्या है, आर एस न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका आर एस जो है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, तो आर एंड एस यहाँ पे आ गए, क्यू पी ऐसे बना, तो यहाँ से निकालें सिग्मा 3 एम वाई अपॉन आई, एम क्या हो गया इस केस में, पी इंटू ई वाई, एम वाई अपॉन आई, वाई देखो जरा क्या, आर एस न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये आर एस जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, किसे कट कर रहा है, आर एस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, क्यू या पी का, कितना हो जाएगा, डी बाई 2, तो डी बाई 2। और आई क्या है, आर एस न्यूट्रल एक्सिस किसे कट कर रहा है, देखो ध्यान से, आर एस किसे कट कर रहा है, डी को, तो डी क्यूब बाई 12 हो गया। जब पी की न्यूट्रल एक्सिस था तो कट कर रहा था बी को, बॉम्बे क्यूब बाई 12, किसे कट कर रहा है, डी को, डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, तो यहाँ से दैट इज बी डी क्यूब बाई 12, ऐसे आ गया, कैलकुलेट कर दिया। अब देखो जरा, किसी पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये के पॉइंट लिया यहाँ पे, ये के पॉइंट है, आपसे बोलता है कि इस पॉइंट पे बताओ स्ट्रेस कौन कौन सा, तो ये हमने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया ऐसे सारा वैल्यू। अब किसी पॉइंट चेक कर सकते हो, देखो जरा के पॉइंट पूछा उसने आपसे, निकालो, तो सिग्मा 1 पहले जो बना है, सिग्मा 1 के लिए, ये तो कंप्रेशन है ही, ये तो हर जगह कंप्रेशन हो गया। सिग्मा 2 चेक करो जरा, पी इंटू ई एक्स वाला, देखो जरा के पॉइंट पे पी इंटू ई एक्स वाला, तो पी फोर्स को राइट हैंड रखा, ई एक्स की तरफ फिंगर रोटेट किया, ये थंब बना, एक्शनल लोडिंग हो गया, स्ट्रेस के लिए क्या करें, थंब को उल्टा कर दिया, क्या है ये, पी क्यू है, फिंगर कहां जा रहा है, एस और के की तरफ, तो एस और के क्या हो गया, कंप्रेशन, और आर क्या हो गया, टेंशन, तो सिग्मा 2 के लिए क्या हो गया, कंप्रेशन। फिर देखो जरा, पी इंटू ई वाई चेक कर रहे हैं के लिए, तो ध्यान दो, पी की तरफ राइट हैंड रखा, पी इंटू ई वाई की तरफ फिंगर रोटेट किया, पी इंटू ई वाई, आर एस है ऐसे न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेस के लिए क्या किया, थंब को उल्टा कर दिया, फिंगर कहां जा रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है, तो क्यू क्या हो गया, कंप्रेशन, और पी और के क्या हो गया, टेंशन, तो के पे क्या हो जाएगा, टेंशन सिग्मा 3 के लिए, तो इसको लिखें, के पे पूछा स्ट्रेस उसने आपसे, तो सिग्मा के, तो सिग्मा 1 कंप्रेशन हो गया, सिग्मा 1 तो हर जगह कंप्रेशन है, सिग्मा 2 के ये भी कंप्रेशन हो गया के लिए, और सिग्मा 3 क्या, टेंशन हो गया, प्लस सिग्मा 3, ये सब मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। मान लो ये आपका 10 आ गया, -10 हो गया, ये -6 हो गया, ये +4 हो गया, इस तरह से, ऐसे कैलकुलेट कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से किसी पॉइंट पे हम स्ट्रेस वगैरह कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लो फिर से, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे कॉलम टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये बायएक्सियल बेंडिंग इन कॉलम, दो तरफ से बेंडिंग आ रहा है, और बेंडिंग क्यों, टॉर्शन क्यों, चेक कर सकते हो। देखो जरा, एक बार जब आपने पी इंटू ई एक्स से लिए, लॉन्ग एक्सिस कैसे, कॉलम का ऐसे जा रहा है, तो पी इंटू ई एक्स में थंब कैसा है, लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर है, पी इंटू ई वन थंब कैसा है, लॉन्ग, दोनों केस में लॉन्ग परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या है, बेंडिंग है, जैसे बाई एक्सियल बेंडिंग, दो एक्सिस से बेंडिंग आ रहा है, ऐसे चेक कर लिया। देख लो जरा एक मिनट ध्यान से, और जब भी कभी आपको डाउट लगे तो आप ये ऐसे चेक कर लोगे,
ये बीम का बेंडिंग का पहला पहला सबसे पहले बेंडिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे देखो ध्यान से, ये मूवमेंट लगा है, थंब को ध्यान दो, थंब कैसा लॉन्ग से परपेंडिकुलर बेंडिंग है, ये एक्सटर्नल लोडिंग स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया एक्स एक्स सेक्शन पे। फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, जो थंब है वो न्यूट्रल एक्सिस हो गया, फिंगर गया जहां गया कंप्रेशन अपोजिट टेंशन, फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, कंप्रेशन अपोजिट टेंशन। तो जब आपको डाउट लगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा वहां बड़े क्वेश्चन में, यहाँ चेक, ये सबसे बेसिक फिगर यहाँ चेक कर लिया, बस ध्यान रखना है थंब एक बार उल्टा किया, क्यों, रेजिस्टिंग होता है स्ट्रेस के लिए, यहाँ चेक कर लिया, वही देख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये कॉलम दिया है इस तरह से, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, तो वाई डायरेक्शन में लेंथ, एक्स डायरेक्शन में आपका दैट विड्थ, और जेड डायरेक्शन में डेप्थ। तो ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ कहीं लोड लगा हुआ है, तो यहाँ चेक करेंगे, तो P फोर्स लग रहा है, तो P का P इंटू ई एक्स चेक किया, पहले तो P लोड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे बीम में ब्रैकेट रिमूव किया फोर्स मोमेंट ट्रांसफर, वैसे सेम फोर्स मोमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो P फोर्स ट्रांसफर हुआ, फोर्स ट्रांसफर हो गया, मोमेंट ट्रांसफर हो गया। फोर्स के लिए देखो, जब P लोड यहाँ ट्रांसफर हुआ सेंट्रोइड पर, तो क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे खाली कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा। फिर P इंटू ई एक्स चेक करो ध्यान से, P फोर्स इंटू ई एक्स, जो थंब है वो न्यूट्रल एक्सिस है, क्या है ये, PQ की RS क्या है, PQ है, तो P इंटू ई एक्स के लिए PQ न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, जहां फिंगर गया कंप्रेशन, फिंगर कहां जा रहा है, S पे जा रहा है, तो S कंप्रेशन R टेंशन, PQ न्यूट्रल एक्सिस जीरो वैल्यू, तो वही लिखा हुआ देखो जरा, S कंप्रेशन R टेंशन, PQ न्यूट्रल एक्सिस जीरो वैल्यू। कैलकुलेट कर दो सिग्मा एम वाई अपॉन आई, एम क्या हो गया, P इंटू ई एक्स, वाई क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, देखो जरा PQ है न्यूट्रल एक्सिस, वाई क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, B/2, आई क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस किसे कट कर रहा है, बी को, बॉम्बे क्यूब/12, वही लिखा हुआ आपका डीवी क्यूब/12। सेम ऐसे देखो जब P इंटू ई वाई चेक करो, P फोर्स, फोर्स के राइट हैंड रखा, ई वाई की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब ऐसे, स्ट्रेस के लिए थंब ऐसे, P इंटू ई वाई, आर एस न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेस के लिए उल्टा कर दिया, जहां फिंगर गया कंप्रेशन, फिंगर कहां जा रहा है आपका, Q पे, Q कंप्रेशन P टेंशन, Q कंप्रेशन P टेंशन, वही दिखाया है यहाँ पे, तो Q कंप्रेशन P टेंशन ऐसे बना, आर एस न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ दिखाया सिग्मा 3 एम वाई अपॉन आई, फिर देख लो जरा, P इंटू ई वाई, फोर्स P इंटू ई वाई, स्ट्रेस के लिए थंब को उल्टा कर दिया, फिंगर कहां जा रहा है, Q पे, Q क्या हो गया, कंप्रेशन P टेंशन, आर एस न्यूट्रल एक्सिस जीरो वैल्यू, तो वही दिखाया है, Q कंप्रेशन P टेंशन, आर एस न्यूट्रल एक्सिस जीरो वैल्यू, P इंटू ई वाई हो गया, आर एस न्यूट्रल एक्सिस से आर एस किसे कट कर रहा है, आर एस किसे कट कर रहा है, डी को, डी क्यूब/12, और वहां से देख लो डिस्टेंस आर एस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, Q या P का, D/2, वही लिखा हुआ। अब देखो सबके मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने, अब मान लो किसी क्रॉस सेक्शन के किसी पॉइंट पूछ सकता है स्ट्रेस निकाल के दिखा, तो जैसे मान लो इस पे बोला K पॉइंट इस पे निकालो, तो सिग्मा 1 तो कंप्रेशन हो ही गया K के लिए, वो तो सिग्मा 1 डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस P/BD हो, तो हर जगह कंप्रेशन है, कहीं भी चेक कर लो। सिग्मा 2 देखो ध्यान से, सिग्मा 2 कौन सा है, P इंटू ई एक्स वाला, ध्यान देखो जब P इंटू ई एक्स, थंब ऐसे, स्ट्रेस के लिए उल्टा कर दिया, फिंगर कहां जा रहा है, S और K पे, S और K पे क्या, कंप्रेशन, और R पे क्या, टेंशन, ऐसे बनाया, तो वही सिग्मा 2 क्या हो गया आपका, बस न्यूट्रल एक्सिस को ध्यान रखो, हमको उल्टा किया, न्यूट्रल एक्सिस को ध्यान रखो, न्यूट्रल एक्सिस को ध्यान रखा, उसने क्रॉस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां फिंगर गया, बस ऐसे देखो, पूरा मोड़ नहीं देना, ऐसे घुमा के, हाथ तोड़ने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होती है, कोई फॉल रूल आपका हाथ नहीं तोड़ा के घुमा के फिर वापस ले, ऐसे बस सिंपल ऐसे, हम उल्टा किया, बस चेक कर लिया कहाँ है भाई, इतना फिंगर कहां जा रहा है, एस और के पे क्या, कंप्रेशन, थंब ऐसे गया, स्ट्रेस, और क्या हो गया, आर पे टेंशन, तो के पे कंप्रेशन हो गया सिग्मा 2, देन सिग्मा 3 देख लो जरा, सिग्मा 3 P इंटू ई वाई, स्ट्रेस के उल्टा कर दिया थंब, फिंगर कहां जा रहा है, Q पे, Q कंप्रेशन P टेंशन, P टेंशन मतलब P और K टेंशन हो गया, Q कंप्रेशन हो गया, जब आर एस न्यूट्रल एक्सिस है P इंटू ई वाई के लिए, तो सिग्मा 3 टेंशन हो गया K के लिए, तो वही लिखा हुआ देखो जरा, K पे स्ट्रेस क्या हुआ, सिग्मा 1 कंप्रेसिव, सिग्मा 2 कंप्रेसिव, सिग्मा 3 टेंशन, तो तीनों मैग्नीट्यूड पता ही हमको, निकाल लेंगे, तो ये 10 आ गया, K के लिए -10 हो गया, ये -6 हो गया, ये +4 हो गया, इस तरह से हम किसी पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ये कॉलम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइएक्सियल बेंडिंग इन कॉलम, जितने क्वेश्चन ये इसके ऑब्जेक्टिव आए हैं 70 से 80% क्वेश्चन आपके, 70% क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये इसको नोट करो आप, उसके बाद तब तक अगला वीडियो नहीं देखना, तब तक आप ये सीख ना जाओ, जो जो लिखा है बोर्ड पे करना खुद ना सीख जाओ, और जब डाउट लगे तो ये बीम का बेसिक फिगर से चेक किया, तो जो पूरा नोट करो आप, उसके बाद आप सब समझ लो, उसके बाद कॉपी पे ये पूरा जो पार्ट है बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रफ कॉपी पे अपने आप से पूरा करना है, ये सारे पॉइंट पे निकालना है, ऐसे जो बना रफ कॉपी जो जो लिखा है ऐसे रफ कॉपी पूरा लिखना है,
उसके बाद अपनी फिर कॉपी मैच कराना है। तो बस सिंपल P इंटू ई एक्स हुआ, स्ट्रेस के लिए तो हो गया एक्सटर्नल लोडिंग, स्ट्रेस के लिए थंब उल्टा कर दिया, जो थंब है वो न्यूट्रल एक्सिस, जहां फिंगर गया कंप्रेशन अपोजिट टेंशन, वहां चेक कर लिया। जब जब ये सीख जाओगे तब उसके अगला टॉपिक जब वीडियो आएगा प्ले करके देखना, तब तक दूसरा जल्दी देखना नहीं है। इसको नोट किया मेन कॉपी पे, उसको अपने रफ कॉपी पूरा प्रैक्टिस किया, थंब से जैसे बताया बिल्कुल वैसे। ये सब बहुत हेल्प करता है आगे जाके। आगे इसका प्लेन ऑफ बेंडिंग वगैरह देखेंगे कैसे आएगा, वो अभी आगे देखेंगे। पहले इतना नोट करो, इसको रफ कॉपी पे पूरा सीख लो, उसके बाद अगला टॉपिक प्ले करना है। नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं वाला पार्ट। देख लो एक मिनट, बेंडिंग से जब पढ़ा था वहां देखा था कि आपको न्यूट्रल एक्सिस मिल जाए, उसके परपेंडिकुलर रहता है प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो ये देखो जरा, जब पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस, इस केस में क्या है, यहाँ पे आर एस है, तो P इंटू ई एक्स हो या P इंटू ई वाई हो, तो उससे हमको पता रहता है कि दैट पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस है कि आर एस न्यूट्रल एक्सिस है। देखो जरा, तो जब वो पता चल गया हमको, जैसे मान लो इसके पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस था, विजुलाइज करो, तो ये बीम, ये कॉलम था ऐसे, तो ये पी क्यू था ऐसे, तो ये है पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर आपका ऐसे पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस बन रहा है, देखो जब विजुलाइज करो, इसके इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बेंडिंग, मतलब कैसे जाएगा, ये पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस बना, प्लेन ऑफ बेंडिंग विजुलाइज करो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे जा रहा है, तो पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस आपका ऐसे इस तरफ है ऐसे, तो ये प्लेन ऑफ बेंडिंग कैसे परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, कॉलम को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है प्लेन ऑफ बेंडिंग, मतलब ये क्या था, डेप्थ, तो डेप्थ को डिवाइड कर रहा है। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई है, इधर जेड है, विजुलाइज करो, जब आपका पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे बना, पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस है, तो प्लेन ऑफ बेंडिंग कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इस तरह से, ये क्या होगा, ये क्या डिस्टेंस है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, तो पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस बन रहा है, ये पी क्यू न्यूट्रल एक्सिस कैसे है, जेड जेड है, यानी एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग कैसे जाएगा, देखो विजुलाइज करो, कॉलम को ऐसे पार्ट, दो पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो इस केस में क्या पी की न्यूट्रल एक्सिस था, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग। न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बेंडिंग रहता है, वहां पढ़ा था ना बेंडिंग में, तो वही सेम, तो इस बार न्यूट्रल एक्सिस कौन सा पी क्यू है, तो एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये एक्स हो गया, और ये वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो बिल्कुल कॉलम को बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, तो ये प्लेन ऑफ बेंडिंग ऐसे इस तरह से। इस केस में देखो जरा, जब आर एस न्यूट्रल एक्सिस है, तो आर एस न्यूट्रल एक्सिस कैसे बना आपका, ऐसे इस तरह से आर एस है, तो ये आर एस आपका ऐसे है, तो कैसे प्लेन ऑफ बेंडिंग है, इसको परपेंडिकुलर आपका ऐसे जाएगा, विजुलाइज करो, कॉलम के बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो आर एस क्या है, आर एस आपका एक्स एक्स है, यानी वाई जेड होगा, देखो कैसे वाई जेड, ये क्या है, ये आपका वाई है, और ये क्या है, जेड है, तो कॉलम विजुलाइज करो, कॉलम का ये विड्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ऐसे, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे जा रहा है, देखो बीचों बीच ऐसे जा रहा है, तो ये वाई जेड प्लेन ऑफ बेंडिंग, इसके परपेंडिकुलर वो दिखाया है, तो वाई जेड, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाई है और ये जेड है, वाई जेड प्लेन ऑफ बेंडिंग, तो इस केस में दैट वाई जेड प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो लोडिंग कैसा है, पी इंटू ई एक्स से आ रहा है बेंडिंग, या पी इंटू ई वाई से हमको मालूम हो जाएगा, उससे पता चल जाता है न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, तो न्यूट्रल एक्सिस आपका जेड जेड है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जेड जेड है, तो एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस क्या एक्स वाई है, तो वाई जेड प्लेन ऑफ बेंडिंग, ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो ये दैट न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा, तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका यूज पूछा नहीं है कभी, लेकिन कल को पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है इसको, नोट कर लो इसको भी।
कर दे रफ, रफ कर रहे हैं इसका। हेडिंग दो कर्न और स्लैश कोर ऑफ कॉलम। जब कॉलम स्टार्ट किया था इसका बात किया था कि क्रॉस सेक्शन का, बिकॉज कॉलम पे क्या कंक्रीट कॉलम है, अब कॉलम में क्या लोडिंग से क्या आता है दैट, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है और दूसरा आपका दैट बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। तो बेंडिंग में आधा टेंशन आधा कंप्रेशन। अब टेंशन में क्या है, कॉलम कंक्रीट का, कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल वीक होता है टेंशन में, स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में, तो वो टेंशन वाला पार्ट बियर नहीं कर पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम डिजाइनिंग दैट कंक्रीट का कॉलम है, बीच में स्टील का रीइंफोर्समेंट कर दिया। स्टील क्या है दैट डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग है टेंशन में, तो टेंशन बियर कर लेता है। लेकिन मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता है कि दैट कॉलम क्रॉस सेक्शन जो है उसका कुछ पोर्शन है, अगर उस पोर्शन के अंदर अगर आप लोड लगाते हो तो पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, कहीं टेंसाइल स्ट्रेस नहीं। दैट पोर्शन इज कॉल्ड द कर्न और कोर ऑफ कॉलम। ये हमने जब कॉलम स्टार्ट किया था तब इसका बात किया था। तो वही अब देखना, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सोम के लिए भी और आरसीसी के लिए भी। तो ये आरसीसी में दोबारा फिर से आ जाएगा पूरा चीज डिटेल में, अभी हम पढ़ लेंगे तो वहां आरसीसी में हेल्प रहेगा। तो वही फाइंड आउट कर रहे हैं, कर्न कोर कितना पोजीशन है, कितना डायमेंशन है, कहाँ पे है, वो चेक कर। तो ये कॉलम ऐसे दिया है, लेंथ विड्थ डेप्थ पता है हमको, तो ये क्रॉस सेक्शन, तो ये पी क्यू है और ये आर एस। ए बी सी डी लिख दो, मान लो ये आपका ए बी है, ये सी डी एस है, ए बी सी डी आपका सेंट्रोइडल एक्सिस सेंट्रोइड से पास कर रहा है ऐसे। अब मान लो पी लोड हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, पी लोड लगा दिया यहाँ से ई एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे अप्लाई कर दिया। तो हम क्या, ये क्रॉस सेक्शन है, ये विड्थ बी है और ये डेप्थ है डी। तो हम चेक कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन टॉप से दिखाई देगा कॉलम में आपको, तो हम चेक कर रहे हैं इसके कितने पोर्शन में लोड लगाया कि पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाए, ये चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने ई एक्स ई वाई बाई एक्सियल वाला पढ़ाई था, आप ये तो कर ही सकते हैं। देखो जरा, एक तो फोर्स जब ट्रांसफर करेंगे पी लोड यहाँ पे, तो हर क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पी इंटू ई एक्स से, तो पहला पोर्शन क्या हो गया, हर पॉइंट में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, सिग्मा 1 पी बाई बी डी से। कहीं भी चेक करोगे तो डायरेक्ट नॉर्मल से जो है सिग्मा 1 दैट पी बाई बी इंटू डी प्लस प्लस, देखो पी इंटू ई एक्स चेक करें, तो पी इंटू ई एक्स अभी चेक किया ही था, कैलकुलेट हो जाएगा। तो पी फोर्स ऐसे लग रहा है, पी इंटू ई एक्स, हम ऐसे किया, हम क्या ए बी की सी डी क्या है, ए बी है, ए बी न्यूट्रल एक्सिस हो गया, स्ट्रेस स्केल क्या गया, उल्टा कर दिया, फिंगर कहाँ जा रहा है, डी पे, तो डी कंप्रेशन सी टेंशन, ए बी न्यूट्रल एक्सिस। तो बना दो बेंडिंग के लिए, बेंडिंग के आधा टेंशन आधा कंप्रेशन, बेंडिंग दिखाते हैं, आधा टेंशन आधा कंप्रेशन। तो ये क्या है, पी इंटू ई एक्स, तो ए बी न्यूट्रल एक्सिस है इस केस में, क्या है दैट ए बी न्यूट्रल एक्सिस, तो ए एंड बी यहाँ आ गया, डी कंप्रेशन सी टेंशन। तो ये तो हर जगह, ये तो जो सिग्मा 1 है वो तो आपका पी बाई बी डी है, तो क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे कंप्रेसिव। बेंडिंग वाला आप कैसे आ गया, ए और बी न्यूट्रल एक्सिस पे आ गया, जीरो हो गई वैल्यू, सी टेंशन डी कंप्रेशन, ऐसे बनो। तो ये चेक कर लिया, ऐसे अभी बनाए तो बाइक से बेंडिंग में सेम पी इंटू ई एक्स था, स्ट्रेस के लिए था, हमको उल्टा कर दिया, फिंगर कहाँ जा रहा है, डी पे, तो डी कंप्रेशन सी टेंशन ए बी न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो जरा, ये सिग्मा 1 ये कंप्रेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, कंक्रीट का कॉलम है, स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो टेंशन वाला पार्ट है, क्योंकि कल कोई वैल्यू टेंशन वाली बढ़ती जाएगी तो फेल कर सकता है कंक्रीट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि दैट किस रीजन में लोड लगा दें कि पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट में कंप्रेशन आ जाए। तो जरा देखो चेक करो, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कंप्रेसिव बताओ तो कहाँ होगा, डी पे होगा, वो निकाल दो। तो मैक्स पहले तो ये कैलकुलेट कर दे कितना वैल्यू है, ये सिग्मा 2 एम वाई अपॉन आई, एम क्या हो गया, पी इंटू ई एक्स,
न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, ए बी। इसे फिगर में देखो, न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, ए बी। ए बी से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b/2, सी का या डी का। और न्यूट्रल एक्सिस किसे कट कर रहा है, बी को, तो बॉम्बे क्यूब/12। तो बी एम वाई, वाई क्या, b/2, आई क्या हो गया, d इंटू बी क्यूब/12, इस वैल्यू ऐसे लिखा। तो यहाँ सॉल्व करें, 2 से 6 हो गया, दैट बी कटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6p(ex) डिवाइड बाई db²। तो ये सिग्मा 2। अब देखो जरा इस क्वेश्चन मान लो पूछे कि मैक्सिमम कंप्रेसिव कहाँ है, तो डी पे है, तो डी पे दोनों ऐड कर दो, वहां से निकाल दे। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव, सो मैक्सिमम कौन सा, कंप्रेसिव का, तो क्या हो जाएगा, p/bd ये वाला प्लस ये 6p(ex) डिवाइड बाई db²। मैक्सिमम कंप्रेसिव माइनस दिखा दिया, शो कर दिया, ऐसे आ गया। सेम ऐसे ही मिनिमम कंप्रेसिव, तो ये किस पॉइंट पे, ये डी के लिए, सिग्मा डी है। मिनिमम कंप्रेसिव निकाल दो, तो मिनिमम कंप्रेसिव कितना, ये तो कंप्रेशन का, ये और ये टेंशन का, सी के लिए हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, सी पे। तो ये क्या हो जाएगा, -p/bd और प्लस 6p(ex) डिवाइड बाई dv², ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा, ये कंप्रेशन मिनिमम मतलब हमारा टारगेट क्या है, ये मान लो फॉर एग्जांपल आपका सी पे, ये तो कंप्रेशन था ही, ये टेंशन है। तो अगर सी का दोनों मिला के अगर ये कंप्रेशन हो जाए, तो अगर सी वाला, भाई सी पे क्या है, सी पे बेंडिंग का टेंशन का मैक्सिमम है, तो अलजेब्रिक सम करें, तो अगर सी का दोनों मिला के कंप्रेशन हो जाए लेस देन 0, नेगेटिव आ जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर खाली कंप्रेशन रहेगा। यही तो हमारा टारगेट है कि कहां पे हम लोड लगा लें कि पूरा क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट में कंप्रेशन आए, टेंशन ना बने। तो आप ये देखो, सी पे बेंडिंग का मैक्सिमम टेंशन वाला है, तो अलजेब्रिक सम करके अगर सी कंप्रेशन में चला गया, तो बाकी हर पॉइंट कंप्रेशन में चला जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है, चेक करें, निकालो जरा, इसको कंप्रेशन में ले लें, कैसे आएगा, -p/bd और प्लस दैट इज प्लस 6p(ex) डिवाइड बाई db² लेस देन 0, ऐसे बना लें इसको इस तरह से। तो जरा इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 6p(ex) डिवाइड बाई db² p/bd, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से आया। p कैंसिल, यहाँ से d कैंसिल, तो b से यहाँ से b² कैंसिल, ये तो क्या हो जाएगा, ex का वैल्यू दैट इज लेस देन b/6, दिस वैल्यू, ऐसे बना इस तरह से। मतलब क्या, देखो ध्यान से, तो ये जो आपने लोड लगाया है ये ex डिस्टेंस पे, ये अगर आप b/6 के अंदर लगा दो, तो पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे कंप्रेशन आएगा। मतलब क्या, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये क्रॉस सेक्शन है, टॉप व्यू का डायग्राम, मान लो ये विड्थ है b और ये डेप्थ है d, तो ये आपने लिया ऐसे एक्सिस जा रहा है इस तरह से, तो b बाई कितना था, b/6 था, तो ये आपका b/6 लिया है ऐसे, तो यहाँ शो करें, तो ये b/6 है, ऐसे ऐसे इस तरफ यहाँ भी b/6 सिमेट्री, ऐसे इस तरफ लोगे d/6 यहाँ पे, तो इसको मिला दो, तो ये टॉप व्यू का डायग्राम है क्रॉस सेक्शन का। तो ये जो रीजन आ रहा है, दिस वन, दैट कॉन्वेक्स रीजन, दिस और रोम्बाइड शेप, तो ये क्या है, दैट इधर से कितना है, b/6, इधर से कितना है, b/6, सेम ऐसे यहाँ से कितना, d/6, ये d/6, तो ये अगर चेक करते हैं, रोम्बाइड शेप बन रहा है रेक्टेंगल में ऐसे। तो ये जो कॉन्वेक्स रीजन है, मतलब क्या शो कर रहा है, टॉप व्यू का डायग्राम है कि अगर आप इस रीजन के अंदर लोड लगा दो, तो यहाँ पे यहाँ कहीं चेक कर लो, पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर आपने इसके बाहर लोड लगाया कहीं पे, तो फिर टेंशन भी आ जाएगा। तो ये जो रीजन है, दिस वन, दिस कॉन्वेक्स रीजन, सो दैट इज कॉल्ड द कर्न और कोर ऑफ कॉलम। So that is also called middle 1/3 strip rule for the rectangular section. मतलब middle 1/3 rule क्यों? ये b/3 हो गया, ये d/3 हो गया। So this middle 1/3 strip rule for rectangular section meaning that if you load applied in this middle 1/3 section, middle 1/3 portion, so the whole cross section, every point must be that compressive stress. मतलब अगर आप इस middle 1/3 portion के अंदर लोड लगाते हो, तो पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। आरसीसी में पढ़ोगे, आप देखोगे कभी लोड यहाँ लगेगा, कभी यहाँ लगेगा, इधर आएगा ऐसे, तो दिखेगा आपको कि कहीं पे आपका डेड टेंशन भी आने लग जाएगा, तो फिर हम स्टील का रेनफोर्समेंट कर लें। लेकिन ये मैथमेटिक्स शो कर रहा है कि अगर आप इसके अंदर लोड लगा दिस कॉन्वेक्स रीजन, पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये रेक्टेंगल में आपका रोम्बाइड शेप है, ऐसे आई सेक्शन होगा वहां भी रोम्बाइड शेप है, सर्कुलर में सर्कुलर है, ऐसे आपका स्क्वायर में स्क्वायर शेप है। तो कॉन्सेप्ट यही है, कल को किसी और में पूछेगा तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया करें। तो ये दैट इंपॉर्टेंट पोर्शन, कर्न और कोर ऑफ कॉलम,
इसके अंदर लोड लगा रहे हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। देख लो फिर से एक बार, करंट दैट इज द कोर ऑफ कॉलम। हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि कहां लोड लगाएं कि पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे कंप्रेसिव आ जाए। क्यों डिजायरेबल है? बिकॉज टेंशन हम डिजायरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज कॉलम कंक्रीट का है, कंक्रीट दैट ब्रिटल मटेरियल है, वीक है टेंशन में, स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन। तो अगर टेंशन बढ़ेगा तो फेल कर सकता है। तो वो हम स्टील का रेनफोर्समेंट कर लेते हैं, लेकिन हम अभी पहले टारगेट किया है कि कम से कम दैट कंप्रेशन हम चेक कर रहे हैं कौन से रीजन में लोड लगाएं कि आपका कहीं कंप्रेशन ना मिले, कहीं टेंशन ना मिले। तो वही लोड लगाए। देखो जरा, पी से पहले फोर्स ट्रांसफर होगा, सिग्मा 1 पी बाई वी डी आ गया इस तरह से, देन सिग्मा 2 पी इंटू ई एक्स से। हम क्या है, ए बी भी आ रहा है, ए बी न्यूट्रल एक्सिस हो गया, फिंगर उल्टा कर दिया था, हम घुमा दिया ऐसे, तो चेक कर लो ऐसे, ये कॉलम था तो पी इंटू ई एक्स था, ए बी न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेस के उल्टा कर दिया, तो डी पे कंप्रेशन, सी पे टेंशन, ए बी न्यूट्रल एक्सिस जीरो वैल्यू, तो सिग्मा 2 एम वाई अपॉन आई, पी इंटू ई एक्स हो गया मूवमेंट, वाई क्या, ए बी न्यूट्रल एक्सिस, ए बी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी बाई 2 मैक्सिमम, सी का या डी का, मैक्सिमम ही निकालते हैं हमेशा। देन ए बी कट कट से क्या कर रहा है, बी को तो बॉम्बे क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12, ये सॉल्व किया, इतना वैल्यू आ गया। हमारा इसके से पूछे मैक्सिमम कंप्रेसिव कहाँ है, तो डी पे है, डी पे दोनों ऐड कर दिया, पी बाई बी डी प्लस दिस वैल्यू। और मिनिमम कंप्रेसिव कहाँ पे होगा, सी पे होगा, यही हमारा डिजायरेबल है, ऐसा चाहिए। तो माइनस पी बाई डी कंप्रेशन का, ये बेंडिंग का टेंशन सी पे, क्यों सी पे टेंशन दिखा रहा है ऐसे, इस तरह से टेंशन वाली वैल्यू है, दोनों को जोड़ दिया। अब टारगेट क्या है हमारा, हमारा टारगेट है कि पूरा क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके हर टॉप भी से दिखेगा, इसके हर पॉइंट पे केवल कंप्रेशन आए। तो अब सी पे बेंडिंग का टेंशन मैक्सिमम है, तो अगर सी पे टेंशन कंप्रेशन हो जाए, यानी सी पे कंप्रेशन अगर बन जाए, तो बाकी सब पॉइंट में कंप्रेशन बन ही जाएगा, ये पता चल रहा है। तो वही करें, तो ये क्या किया, दोनों मिला के दैट लेस देन जीरो कर दिया, यहाँ सॉल्व किया, एक्स लेस देन बी बाई 6, ऐसे बना। मतलब क्या है कि अगर आप इस बी बाई 6 के अंदर लोड लगाओगे तो कंप्रेशन रहेगा, ऐसे इस साइड बी बाई 6, ऐसे इधर डी बाई 6 डी बाई 6। तो ये टॉप व्यू का डायग्राम है रेक्टेंगल सेक्शन का। दिस वन दैट इज कॉल्ड द मिडिल 1/3 स्ट्रिप रूल फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, कि अगर आप इस रीजन के अंदर लोड लगा दो तो पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। दैट इज कॉल्ड द, दैट रीजन इज कॉल्ड द कर्न और कोर ऑफ कॉलम। ऐसे आई सेक्शन में भी रोम्बाइड शेप है, यहाँ रोम्बाइड शेप है, स्क्वायर में स्क्वायर शेप है, सर्कुलर में सर्कुलर शेप है। ऐसे कहीं कहीं और पूछेगा तो ऐसे ही हम सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे। तो दिस वन दैट इज कॉल्ड द कर्न कोर कॉलम, आरसीसी में भी आएगा, सोम में भी आएगा। दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटर में बहुत बार पूछा है क्या होता है कर्न, एक्सप्लेन करो, तो ये पूरा बना के ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से पूरा। जब भी आपसे इंटर में पूछेगा पूरा एक्सप्लेन कर, जब भी क्या होता है इंटर में, कई बार आपसे पूछा बताओ, जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचते हो बनाने लगते हो, तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है रुक जाओ, आप समझ जाते हैं एग्जामिनर कि आपको आता है, लेकिन रुकना नहीं, उसके बाद पूरा बना के दिखाना एकदम कि पूछ कैसे लिया हमसे, मतलब ये पूरा बना के यहाँ तक लेके आना, पूरा समझाना है इसको कैसे आता है, कर्न कोर ऑफ कॉलम सोम में आए चाहे आरसीसी में आए। तो ये फिर डिटेल में आपको आरसीसी में आएगा यही वाला पार्ट, तो यहाँ पे ध्यान रहेगा, तो आरसीसी में आपको हेल्प मिलेगा। तो इंटर पूछेगा तो पूरा बना के इसको एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे, इस तरह से नोट कर लो। इसके यहाँ पर 11.6 लिख देना, जो आपको फोटोकॉपी है उसमें 11 जो पढ़ लोगे इसको, 11.6 में जो फोटोकॉपी लिखा है वो पढ़ लिया फिर से। रफ कर दे।
कॉलम में हमने क्या किया, दोनों साइड पे हिंज कंडीशन के लिए प्रूव किया था फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर। ऐसे डिफरेंट एंड कंडीशन है, एक बार दोनों साइड हिंज था, दोनों साइड फिक्स कर दें, एक फिक्स एक हिंज कर दें तो एक फिक्स फ्री कर दें, तो उन सबके भी प्रूफ हमने किए, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ होते हैं। एक प्रूफ कर लिया, बाकी सबके रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो डिफरेंट एंड कंडीशन में कितना क्रिटिकल बकलिंग लोड है उसको चेक कर रहे हैं। तो हेडिंग दे दो क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन। दैट क्रिटिकल बकलिंग लोड एक तो हमने चेक कर लिया था, बाकी देख रहे हैं। तो क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन, फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन। तो वही चेक कर रहे हैं आप। देखना है एक मिनट, दोनों हिंज था तो यहां तो कैलकुलेट किया ही था। ये कॉलम आपका ऐसे बैंड हुआ इस तरह से बना। तो यहाँ पी सी आर निकाला था, कितना आया था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, दिस वाला। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है एल ई दैट इक्वल टू एल। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, दैट आप कॉलम पे लोड लगाया, कॉलम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। बीम में से बात करें, बीम में क्या है, जैसे मान लो कोई बीम दिया था आपको ऐसे, इस पे यूडीएल लग रहा है, तो इसका बीएमडी बनाया तो बीएमडी ऐसे बनता था पॉजिटिव, ऐसे डिफ्लेक्ट होता था इस तरह सैगिंग शेप इस तरह से। वही मान लो एक आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दिया हो ऐसे, इस पे यूडीएल लग रहा है, तो इसका बीएमडी का शेप कुछ कैसे था, इस तरह से आया था बीएमडी का शेप, इस तरह से था। तो ये हॉगिंग शेप यहाँ से हॉग किया, फिर यहाँ सैगिंग शेप। तो ये पॉइंट क्या था, दैट दिस वन क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो यहाँ डिफ्लेक्टेड शेप में क्या था, ये पॉइंट क्या नाम था इसका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के जो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो देखो जरा, ये यहाँ मूवमेंट जीरो होता है, ये मूवमेंट जीरो है, यहाँ जीरो है, तो ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। जस्ट एग्जांपल बीम में बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, कॉलम में लोड लगाया आपने, कॉलम का शेप डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट बन गया, डिफ्लेक्शन शेप आ गया। अब दो कंसेक्यूटिव जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ देखो जरा, इस केस में जब यहाँ बनाया तो ये इसमें मतलब क्या सिंपल, अगर आप कोई जरूरी नहीं है बार बार आपको बीएमडी चाहिए, ये डिफ्लेक्टेड शेप था जहां पे टर्न आ जाए। देखो जरा, ये आपका डायग्राम ऐसे जा रहा था, यहाँ टर्न लेके फिर आपको देना पड़ा है, नहीं तो अदरवाइज ये डायग्राम पूरा ऐसे ही चला जाता। यहाँ क्या किया, डायग्राम आपने ऐसे यहाँ तो बनाया, फिर टर्न देके डायग्राम आपका ऐसे ऊपर किया, तो जहां पे टर्न आ जाए दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बिना बीएमडी के डायरेक्ट भी चेक कर सकते। तो ये टर्न मिला, तो यहाँ से ये जो हो गया इफेक्टिव लेंथ इस तरह से। इसमें देखो जरा, यहाँ कहीं कोई टर्न नहीं है, तो यहाँ मोमेंट जीरो, यहाँ मोमेंट जीरो, तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे एल इक्वल टू एल ऐसे हो गया। ये क्या है, दोनों साइड हिंज है, दैट बोथ एंड हिंज कंडीशन। सो बोथ एंड्स हिंज, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट डालो, तो यहाँ दैट थीटा नॉट, दैट ये थीटा मिल जाएगा ऐसे, तो यहाँ थीटा नॉट जीरो, यहाँ टेंजेंट डालो दैट थीटा नॉट जीरो। तो पाई स्क्वायर ए अपॉन एल स्क्वायर, दैट इफेक्टिव लेंथ कितना है, एल। दो कंसेक्यूटिव, सिंपल एक लेंथ का डेफिनेशन, कॉलम पे लोड लगाया, डिफ्लेक्टेड शेप बन गया, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो जहां पे आपका टर्न आ जाए दैट इज पॉइंट ऑफ दैट इफेक्टिव लेंथ। सेम नेक्स्ट वन, दैट ये फन फिक्स कर दिया, ये हिंज है, तो ये क्या है, दैट वन फिक्स, वन हिंज कंडीशन। यहाँ देखो बनाया डायग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे किया, उसके टर्न लेके यहाँ पे जीरो किया, यहाँ टर्न दिया, क्यों देखो जरा, ये तो पूरा डायग्राम आपका ऐसे जा रहा होता, तो यहाँ टर्न दिया आपने ऐसे, तो ये इफेक्टिव लेंथ, दिस वन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे थीटा नॉट जीरो, यहाँ थीटा वैल्यू जीरो, यहाँ थीटा जीरो है, यहाँ थीटा नॉट जीरो। ये लोड लगाया था, तो ये ऐसे गया, यहाँ डायग्राम ऐसे गया, फिर यहाँ टर्न देना पड़ा, क्यों, बिकॉज थीटा जीरो करना है, तो यहाँ अदरवाइज टर्न ना देते डायग्राम ऐसे जाता, तो यहाँ टर्न दिया है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो है बिना कोई जरूरी नहीं, बार जरूरी आपको बीएमडी बनाना है, डायरेक्टली डिफ्लेक्टेड शेप से चेक कर सकते हैं। दिस वन दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये एल का वैल्यू इफेक्टिव लेंथ हो गया। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं पी सी आर, दैट इक्वल टू 2 टाइम पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब ये क्या है, जैसे हमने ये प्रूव किया था पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर,
ऐसे सेम ये प्रूव हुआ है, उसके रिजल्ट को डायरेक्ट एक प्रूव कर चुके हैं, बाकी सबके रिजल्ट को डायरेक्ट लिख रहे हैं। दिस वैल्यू पीसीआर यहाँ पे इतना, ये पी लोड लगाया पीसीआर तो वहां पे क्या किया, वन फिक्स कर दिया, वन हिंज था, ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वन बोथ फिक्स कर दे रहे, यहाँ फिक्स किया, यहाँ फिक्स, लोड अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या देखो डिफ्लेक्टेड शेप, यहाँ से ऐसे किया, फिर टर्न दिया, फिर यहाँ पे आपका ऐसे शेप। देखो जरा, ये डायग्राम यहाँ से ऐसे जा रहा था, पहला टर्न आपने यहाँ पे दिया, तो ये टर्न यहाँ पे आया, ये दूसरा टर्न यहाँ पे ऐसे है, तो ये इफेक्टिव लेंथ है एल, इस तरह बना। ये देखो दूसरा, ये डायग्राम ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ टर्न दिया ऐसे, दूसरा टर्न यहाँ पे एल वैल्यू दिस, तो यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा 0, तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप है, 2 पॉइंट यहाँ पे इस केस में ट्रू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो यहाँ पीसीआर निकालते हैं, पी क्रिटिकल बकलिंग लोड दैट इक्वल टू 4 टाइम पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ये जब पहला प्रूव किया था, बाकी सबके प्रूव हैं सेम वैसे, तो वहां पे किया था डिफरेंशियल फॉर्म सॉल्व करके, y इक्वल टू a cos mx प्लस b sin, बिल्कुल सेम वैसे सबके प्रूव है, लेकिन एक देख लिया, बाकी सब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, बोथ एंड फिक्स कंडीशन, दिस वन दैट इज बोथ एंड्स फिक्स कंडीशन, चेक कर लिया ऐसे। नेक्स्ट वन फिक्स कर दिया, वन फ्री कर दिया, यहाँ वन फिक्स है, वन फ्री, तो इसमें देखो जरा, ये आपका डायग्राम आपका ऐसे बना, इसमें यहाँ पे तो आपका दैट बेल, इस केस में यहाँ तो फ्री एंड है, ये लोग कैंटिलीवर बीम की तरह से देखना जरा एक मिनट, एक कैंटिलीवर बीम आप ऐसे बनाते हो, यहाँ पे लोड लगाया, इसका बीएमडी ड्रॉ करो, बीएमडी ऐसे आता है, तो यहाँ पे जीरो मूवमेंट है, लेकिन आगे बाकी कहीं जीरो मूवमेंट बन ही नहीं रहा, इसलिए अगर इसको आप बना डेट इमेजिनरी ऐसे इस तरह से, तो यहाँ वैल्यू 0 बनेगा, तो ये इफेक्टिव लेंथ है। दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ होता है, तो यहाँ तो 0 बन रहा है, बाकी कहीं 0 आ ही नहीं रहा है, इसलिए इमेजिनरी यहाँ पर सेम वैसे सिमेट्री, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये दैट एल इक्वल टू दैट 2L इस केस में, ये पूरा इफेक्टिव लेंथ। तो जब यहाँ सॉल्व करते हो आप पीसीआर, तो ये आता है पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर। अब ये हमने बिल्कुल वैसे ही प्रूव किया है, जब वहां प्रूफ देखा था सेम वैसे, तो बस सिंपल कोई भी कॉलम दिया है, कोई भी एंड कंडीशन दिया है, उस पर लोड लगाओ, उसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ, दो पॉइंट कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ, इसका यूज करेंगे, इफेक्टिव लेंथ का यूज आगे डिजाइनिंग करने में, तो ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो ये पीसीआर की वैल्यू जो लिखी है, ये हमने डायरेक्ट लिख दी है, जो जैसे पहला फॉर्मूला प्रूव किया था, बाकी सबको हमने वैसे ही प्रूव किया, रिजल्ट को भी डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से। अब देखो जरा एक और डेफिनेशन सिंपल, ये जो इसके लिए एल इफेक्टिव लेंथ एल पता है हमको। अब देखना जरा एक मिनट, अगर मान लो ये वाला कॉलम फॉर एग्जांपल जस्ट 100 किलोमीटर बगल कर जाए, जस्ट एग्जांपल, तो ये वाला कॉलम 100 किलोमीटर बगल कर गया, अब ये जो दूसरा कॉलम है, ये भी आप 100 किलोमीटर पे ही बगल कर जाए, तो उस समय जिसका लेंथ यूज होगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो ये डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, बस सिंपल, ये वाला कॉलम जो है ये 100 किलोमीटर बगल कर गया, इसकी इफेक्टिव लेंथ आपको एल पता है। अब ये दूसरा ये वाला जो कॉलम है, ये भी 100 किलोमीटर पे ही बगल कर जाए, तो इसका लेंथ जो समय यूज हुआ दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, वहां से निकाल सकते हैं। देखो चेक करें, पहले किसका पता है, कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे में निकाल रहे हैं इफेक्टिव लेंथ, फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, पहला कॉलम कितने बगल किया 100 पे, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, ये क्या है, दोनों साइड हिंज था। दूसरे वाले में क्या 2 टाइम आया था, 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर EI अपॉन एल बाई रूट 2 का स्क्वायर, दिस वैल्यू, दोनों 100 बगल किए थे, बराबर कर दिया, तो ये दूसरा वाला कॉलम जो 100 बगल किया है, इसमें जो लेंथ यूज हुआ दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, तो एल कितना हो गया यहाँ पे, एल बाई रूट 2, एल चेक कर लिया इस तरह से। फर्स्ट सेकंड में सेम, फर्स्ट एंड थर्ड में देखो जरा, फर्स्ट एंड थर्ड में पहला कॉलम बगल किया कितने पे, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर पे, दूसरा भी बगल किया 100, पहला 100 बगल किया था, दूसरा भी 100 बगल किया, पाई स्क्वायर EI एल बाई 2 का स्क्वायर, क्या था दोनों साइड फिक्स में, क्या था 4 टाइम था, 4 EI अपॉन एल स्क्वायर था, 4 नीचे ले गए, यहाँ कितना लेंथ यूज हुआ, एल इक्वल दैट एल बाई 2, तो थर्ड वाले केस में एल बाई 2 इफेक्टिव लेंथ हो गया। ऐसे फोर्थ वाला चेक कर लो, फर्स्ट एंड फोर्थ का, फर्स्ट वाला बगल किया 100 पे, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, सेकंड वाला फोर्थ वाला बगल किया 100 पे, पाई स्क्वायर EI 2L का स्क्वायर, क्या था पाई स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर था, तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया 2L, तो L इक्वल टू 2L दिस वैल्यू, वही लिखे हैं, चेक कर लो, तो यहाँ 2L लेंथ हो गया, ये लेंथ आपका L कितना हो गया यहाँ पे L बाई 2, L बाई 2, यहाँ पे L कितना हो गया L बाई रूट 2 दिस वैल्यू।
तो ये इफेक्टिव लेंथ दैट पाई, सबका इफेक्टिव लेंथ पता चल गया। तो जनरल फॉर्मूला बन गया पीसीआर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ मालूम होगा तो डायरेक्ट पुट करके वहां से डिफरेंट एंड कंडीशन में वैल्यू आ गई पीसीआर। यहाँ पे एल इक्वल टू एल है, पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया, यहाँ एल बाई रूट टू, फिर एल बाई टू, देन 2l, इस तरह से। देख लो फिर से एक बार, कोई भी कॉलम दिया उसका इफेक्टिव लेंथ निकालना है, आप उस पर लोड लगा दो, उसका डिफ्लेक्टेड शेप बना लो। तो जहां पे टर्न आ जाएगा, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। ये बेसिक डेफिनेशन। तो वही क्या, देखो जरा इसमें क्या कहीं टर्न नहीं आया, तो ये पॉइंट ऑफ, ये जीरो मोमेंट है, ये जीरो मोमेंट है, डिस्टेंस कितना है, एल इक्वल टू एल आ गया। इसमें देखो जरा, ये डिफ्लेक्ट शेप बनाया तो यहाँ कर्व शेप ऐसे आया, फिर यहाँ टर्न मिला, पहले यहाँ टर्न ना देते आप तो डायग्राम ऐसे जाता, तो यहाँ टर्न दिया, तो ये जीरो मोमेंट पॉइंट, ये जीरो मोमेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये डिस्टेंस एल ई इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ वैल्यू 2 टाइम ये कहां से निकला, ये हमने प्रूव किया है। वो पहले जब प्रूव किया था y इक्वल टू cos mx प्लस b sin mx से, पहले वाले इसको प्रूव किया था। ऐसे सबके प्रूव हैं बुक्स में, ये भी डायरेक्ट यूज कर दिया, एक को प्रूव कर लिया, बाकी इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया ये वाला। ऐसे इस केस में यहाँ थीटा जीरो, तो डायग्राम ऐसे जा रहा था, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ टर्न दिया पहला, फिर ऐसे जा रहा था, फिर टर्न दिया, यहाँ टर्न है, यहाँ टर्न है, तो एल इक्वल टू एल बाई टू, वो निकालेंगे एल इक्वल टू एल बाई टू, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही, 4 टाइम पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर। ऐसे इस केस में ये डायग्राम था, यहाँ ये बिल्कुल एंटी बीम की तरह से, यहाँ जीरो मूवमेंट है, भाई कहीं जीरो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट है ऐसे, तो ये एल इक्वल टू 2l। तो दो जीरो मूवमेंट पॉइंट, जीरो पॉइंट, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। नाउ ऐसे चेक कर सकते हैं, ये वाला कॉलम 100 किलोन्यूटन बकल किया, अब ये वाला कॉलम भी आपका 100 किलोन्यूटन पे ही बकल कर जाए, 100 पे ही बकल कर जाए, तो इसका जो लेंथ यूज हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। तो वही करो जरा, इसका ये 100 है, दोनों को बराबर कर दो, ये नीचे ले जाएंगे एल बाई रूट टू, एल बाई टू करके ऐसे, तो ये 100 था, ये 100 कर दिया, नीचे लेकर, ये 2 टाइम था, नीचे लेकर एल बाई रूट टू हो गया, तो दोनों 100 बराबर कर दिए, इसका जो लेंथ लगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। ऐसे इस केस में एल इक्वल टू कितना, एल बाई टू, ऐसे इस केस में एल कितना, दैट इज 2l वैल्यू। तो पहले कॉलम, पहला वाला कॉलम 100 किलोमीटर बगल किया था, दूसरा वाला कॉलम भी 100 पे ही बगल कर जाए, तो उस समय इसका जितना लेंथ लगेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। सिंपल, कॉलम दिया, लोड लगाया, कॉलम का डिफ्लेक्ट शेप बना, तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। ऐसे फाइंड आउट कर लिया। देखो ध्यान से, कहीं कोई डाउट लगता है बोलो, नोट कर लो इसको। अब देखो जरा, कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर वहां जो आपका वाला सेशन है, जो जहाँ पे रिकॉर्डिंग देखते हो आप, वहां पे जो आप डाउट पूछते हो, डेली काफी स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, लेकिन कई बार मैंने स्टूडेंट मैसेज देखे सर वहाँ फोटो अपलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे बन रहा है, ईमेल आईडी बता दीजिए। तो ईमेल आईडी छोड़ो, मैं आपको सीधा फोन नंबर दे देता हूँ, आप ये लिख लो, 9871609412। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है सोम के अंदर, तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। अब लेकिन इसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज मत भेजना, उसके लिए नहीं है, खाली आपके डाउट के लिए है। तो अगर आपको डाउट लगता है कुछ, तो आप लिख दो कि सर मैं वो वीडियो क्लास में यहाँ पे था, यहाँ डाउट है, इस वीडियो में यहाँ पे इतने सेकंड में, वहां उसमें भी डाउट कई बार पूछ लेते हैं, कई बार स्टूडेंट लिखते सर हम नहीं पूछ पा रहे, तो ठीक है, आपको नहीं ला तो आप इसमें भेज दिए, बस मेन चीज है कि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में आपने फोटो खींचा, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको तुरंत जवाब दे देंगे, टाइम नहीं, दिन भर बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता उतनी, तो लेकिन हाँ क्या है, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप इसमें डाउट को उसको भेज दिया, कैसे भी नोट कर लो नंबर। तो ये वाला पार्ट पूरा नोट कर लो। इफेक्टिव लेंथ, लेकिन अब फोन नंबर का मतलब ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पे भेजते रहो, आपके पास वहां ऑप्शन है, मान लो वहां पे नहीं अपलोड हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तब मुझे दिख रहा है कि वहां पे स्टूडेंट पूछ रहा है, आपने व्हाट्सएप भेजा, मुझे लगा सिंपल ही वहां आ सब पूछ सकते थे आप, तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको पहले वहीं भेजना, वहां पे नहीं आ पाया आपका, कुछ लग रहा है फोटो अपलोड नहीं हो पा रही कुछ है, तो आपने पूछ दिया वहां। बस ये कि डाउट कुछ नहीं रहना चाहिए, जो भी डाउट है सब अपने आपके क्लियर हो जाने चाहिए, उसके लिए मेहनत किया, पढ़ाई किया अच्छे से।
रफ कर रहे हैं, इसमें एक पॉइंट लिख लो जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट पॉइंट, टू जीरो मूवमेंट पॉइंट is called effective length, is called effective length. ब्रैकेट में लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स। देखो जहां हेडिंग दिया था आपने वहीं पे ऊपर लिख देना 11.7। 11.7 में इसकी जो बड़ी डेफिनेशन है वो 100 किलोमीटर कंपेयर किया वो लिखा हुआ है। तो जब पूरा पढ़ लिया तो फोटोकॉपी में जो 11.7 है उसको पढ़ लिया, तो जहाँ हेडिंग दिया था इफेक्टिव लेंथ ऑफ डिफरेंट एंड कंडीशन, वहां पे हेडिंग में वही लिख दो 11.7। जब कॉलम स्टार्ट किया तो वहां डिफाइन किया था कि लॉन्ग कॉलम, एक शॉर्ट कॉलम, एक इंटरमीडिएट कॉलम। लॉन्ग कॉलम कैसा है, बकलिंग से फेल कर रहा है। शॉर्ट कॉलम में क्या है कि फाइबर क्रश कर रहा है, पेप्सी का कैन है उसके ऊपर आपने वेट रख दिया तो वो क्रश करता है, वो शॉर्ट कॉलम। तो अब कंडीशन यही है कि आप दैट जब फाइबर क्रश कर जाएगा तो वहां पे हमको रैंकाइन्स थ्योरी लगाना है, और जब तक बकलिंग हो रहा है तो ईलर्स थ्योरी लगाना है। मतलब आप लोड बढ़ाते जाओ, जब फाइबर क्रश किया तो वहां से रैंकाइन्स थ्योरी यूज करेंगे। तो यही लिमिटेशन हो गया ईलर्स थ्योरी। तो ये पूछता है किस कंडीशन तक आपका ईलर्स थ्योरी लगा सकते हैं। तो जब तक कॉलम के फाइबर में स्ट्रेस जो आ रही दैट इज सिग्मा क्रशिंग से कम है, यानी क्रश नहीं कर रहा, तब तक हम ईलर्स थ्योरी यूज कर रहे हैं। अगर वो क्रश कर जाएगा तो वहां पे रैंकाइन्स थ्योरी यूज करेंगे। तो यही यूज कर रहे हैं हम लिमिटेशन। तो हेडिंग दे दो लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ईलर्स थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ दैट ईलर्स थ्योरी। मतलब क्या, कॉलम पे लोड लगाया, फाइबर पे स्ट्रेस आएगा, जब तक वो स्ट्रेस सिग्मा क्रशिंग से कम है, क्रश नहीं कर रहा, तब तक आपका ईलर्स थ्योरी लग रहा है। तो स्ट्रेस जब तक फाइबर पे आया दैट इज लेस देन सिग्मा क्रशिंग, तब तक ईलर्स थ्योरी लग रहा है, इसको यूज कर रहे हैं। तो लोड अप्लाई करें, सिग्मा कैलकुलेट करें, सिग्मा क्रशिंग से कम देखेंगे वहां पे चेक करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा क्रशिंग, सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, पीसीआर। फोर्स क्या, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ एल ई आपका दैट जो भी एंड कंडीशन होगा उसके लिए इनटू ए, इस तरह से लिखा। अब आई इक्वल टू क्या होता है, ए के स्क्वायर। आई जैसे वहां लिखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मास है एम आर स्क्वायर, यहाँ पे ए इंटू के स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं, के जो है दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन फिजिकल मीनिंग दैट इज रेडियस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिखते हो, आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। जितना ज्यादा आप आर बढ़ाते जाओ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, रेजिस्टेंस टू रोटेशन। के रेडियस ऑफ जायरेशन मीनिंग रेडियस ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा रेडियस रोटेशन रहेगा उतना रेजिस्टेंस है रोटेशन का, दैट फिजिकल मीनिंग। आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दो सिग्मा, सिग्मा पाई स्क्वायर ई, आई क्या, ए इंटू के स्क्वायर, एल ई स्क्वायर ए कैंसिल, तो यहाँ सिग्मा दैट इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, तो एल ई बाई के का स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस का वैल्यू, तो एल ई क्या, इफेक्टिव लेंथ, के रेडियस ऑफ gyration, दैट इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशियो, दिस वन दैट इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडर रेशियो एल ई क्या, इफेक्टिव लेंथ, के क्या है दैट इज रेडियस ऑफ gyration, एल ई बाई के दैट इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशियो। इसका यूज किया उसको आगे देखेंगे हम। सिग्मा का वैल्यू, अब ये सिग्मा के जब तक सिग्मा क्रशिंग से कम है, तो सिग्मा जब तक सिग्मा क्रशिंग से कम है तब तक यूलर थ्योरी लगा रहा है ऐसे, तो रख दो वैल्यू। तो क्या है, पाई स्क्वायर ई दैट एल ई बाई के का स्क्वायर,
लेस देन दैट सिग्मा क्रशिंग, इससे कम है तब तक ईलियस थ्योरी लग रहा है। तो यहां से इधर ले जाओ तो Le by K, so Le by K that greater than equal to this value pi square E divided by sigma क्रशिंग। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है डायरेक्ट, मतलब अगर कॉलम क्वेश्चन पूछता है कॉलम में सब L दे देगा, I इनर्शिया का दे देगा, सब कुछ वैल्यू दे देगा, बोलेगा किस लेंथ तक या किस लोड तक, किस लेंथ तक दैट आपका ये ईलियस थ्योरी वैलिड है। तो ये फॉर्मूला हमको याद है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस वगैरह दे देगा, कोई एक अननोन होगा तो Le by K ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर E अपॉन सिग्मा क्रशिंग अंडर रूट वैल्यू। तो इस कंडीशन तक आपका ईलियस थ्योरी वैलिड है, दैट ईलियस थ्योरी वैलिड, यहां तक आपका वैलिड है। तो सिंपल कोई कॉलम दिया, उस पर आपने लोड लगाया, कॉलम के फाइबर पे स्ट्रेस आएगा, तो जब तक स्ट्रेस सिग्मा क्रशिंग से कम है तब तक ईलियस थ्योरी यूज कर रहा हूं। जैसे कॉलम क्रश करेगा फाइबर, यानी हम रैंकाइन थ्योरी लगाएं, तो यही लिमिटेशन है, सिग्मा जब तक इससे कम है कॉलम के फाइबर पे तब तक आपका ईलियस थ्योरी यूज हो रहा है। सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया पी की वैल्यू पुट कर दी है, आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, के रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज रेडियस ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा के रहेगा उतना रेजिस्टेंस है रोटेशन का, दैट फिजिकल मीनिंग। आई ए के स्क्वायर पुट किया, ए कैंसिल किया, एल ई बाई के दैट इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशियो, एल ई इफेक्टिव लेंथ, के दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, सिलेंडरनेस रेशियो, एल ई बाई के। तो यहां से सॉल्व यहाँ रखो, तो ये जब तक स्ट्रेस से कम है तब तक ईलियस थ्योरी लग रहा है, इसे पुट कर दिया तो ये कंडीशन आ गया। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, कि आपसे कोई एक अननोन दिया, एक अननोन होगा, बाकी सब दिया होगा, पूछेगा किस कंडीशन तक ईलियस थ्योरी वैलिड है, तो ये लगा देंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, एल ई बाई के ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा क्रशिंग, इस कंडीशन तक ईलियस थ्योरी वैलिड है, उसके बाद दूसरा कोई थ्योरी लगेगा। तो वो आगे देखेंगे रैंकाइन थ्योरी वगैरह कैसे, नोट कर लो इसको, लिमिटेशन ऑफ ईलियस थ्योरी, जब तक फाइबर क्रश नहीं कर रहा तब तक हम ईलियस थ्योरी लगा रहे हैं, फाइबर क्रश करेगा तो वहां पे हम रैंकाइन थ्योरी पे जाएंगे, नोट कर लो इसको।